नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिविल टेक सॉल्यूशन में। आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से मुझसे मुलाकात कर चुके हैं किसी न किसी वीडियो के माध्यम से या आपने किसी न किसी सीनियर के माध्यम से। चूहे की क्लासेज ज़्यादातर फर्स्ट ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर के बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेक्ट किए हुए हैं, तो मैं ये थोड़ा सा बता दूं आपको कि आपकी जो पेड क्लासेज चलती हैं और सेमेस्टर की, उसके तरफ फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी थी, लेकिन अब उनको पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। तो जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं या एप्लीकेशन पे कह रहे हैं सर हमें पेड क्लास चाहिए, तो इस बार पेड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा फ्री मिल जा रहा है क्लास इस बार, तो आप पूरा करिए। जो भी क्लास आप पढ़ना चाहते हैं आपका सेमेस्टर एग्जाम का, उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी नई अपडेट जानने के लिए या इन्फॉर्मेशन में या टच में रहने के लिए, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आप पूरा जितना अभी तक से आपका सफर शुरू हुआ है और आपके पॉलिटेक्निक खत्म होने तक का सफर आपका इस चैनल से पूरा होगा। साथ साथ में जूनियर इंजीनियर की तैयारी भी इस चैनल से मिलेगी आपको, और बहुत ही फेमिलियर और अच्छे तरीके से आपका सिलेबस खत्म होगा। और भी सब्जेक्ट भी आपके इसी चैनल पर चल रहे हैं, तो उनको भी आप पढ़ना चाहें तो उनको सर्च कर सकते हैं या प्लेलिस्ट पर सर्च कर सकते हैं, आप वहां से आप उसको मिल सकता है। कोई अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर जो चल रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और ऐप जरूर डाउनलोड रखें ताकि उस पर नोट्स वगैरह जो इस क्लास की होगी वो आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी, उसका कोई भी चार्ज आपसे अभी फिलहाल नहीं लिया जाएगा। आगे का पता नहीं, लेकिन फिलहाल नहीं लिया जाएगा, इस वजह से आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पहले दो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? एक स्टोन और दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं आपका ब्रिक वाला चैप्टर। तो ब्रिक में 2 लेक्चर लगे थे, स्टोन में 1 लेक्चर। आज का जो टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा क्या? सीमेंट। क्या होगा? सीमेंट। और सीमेंट में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? देखिए, वैसे अगर हम लोग इसको आगे के समझने के प्रयास से समझें तो सीमेंट बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन। मतलब अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कोई दमदार चैप्टर है तो वो चैप्टर कौन सा है? यही सीमेंट ही आपका सबसे दमदार चैप्टर है पूरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। ठीक है तो सारे, लेकिन ये टेक्निकली ये थोड़ा इसमें रटने से ज्यादा समझने वाली चीजें मिलती हैं। लेकिन आपके सिलेबस में बड़ा ही लिमिटेड टॉपिक इसमें दिया हुआ है, फिर भी हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं आपका क्या पूछा गया है, उसके बाद ही आप पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली अपने आप से कुछ भी बोलूंगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा उसको सुन लीजिएगा। जैसे स्टोन में भी मैंने पढ़ाया, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये आप कहाँ से पढ़ा रहे, तुम्हारी बुक में नहीं। देखो, बुक से मतलब नहीं है, सिलेबस आपका पूरा होना चाहिए पहली चीज। बुक जो है कई लोग लिखते हैं, कई पब्लिकेशन अपने अपने हिसाब से किताबें लिखते हैं, किताबें हम भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है जो उस सिलेबस को ध्यान में रख के उससे कम या ज्यादा लिखे। हम लोग ये पक्के तरीके से देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में कवर नहीं होती हैं, बुक में नहीं दिया रहता, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से इस चैप्टर में मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा बता जाऊं तो उसको ये समझ के सुनिएगा कि बहुत जरूरी है आगे के लिए, क्योंकि केवल पॉलिटेक्निक खत्म करना उद्देश्य नहीं है, आगे इससे जुड़े हुए आपका जो है आपका जेई जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स की भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, अभी से उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस पर गौर कर लेते हैं कि आपके सीमेंट वाले टॉपिक में सिलेबस में क्या क्या दिया गया आप लोगों को। ठीक है, देखिए सिलेबस में क्या दिया गया है। चैप्टर का नाम है सीमेंट। ठीक है, पहले बोला है इसमें 3 ही टॉपिक दिए हैं, हालांकि इसमें बहुत सारे लिखे हैं, मतलब 3 इनको कैटेगरी में बांटा। पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बोला है कि सीमेंट का इंट्रोडक्शन बताइए। रॉ मटेरियल, ये बिल्कुल मत घबराइएगा कि इंग्लिश में चल रहा है, ये सिलेबस है आपका जो इंग्लिश में ही आता है, मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाऊंगा, बेफिक्र होकर पढ़िएगा। ठीक है ना। रॉ मटेरियल मतलब सीमेंट में जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनके बारे में पहले तो बताइए सीमेंट क्या होता है, फिर उसमें कच्चे पदार्थ, फिर सीमेंट बनने की जो प्रक्रिया है उसको फ्लो डायग्राम के द्वारा समझाना, यानी फ्लो डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट की जो तैयार करने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं कि उसका फ्लो डायग्राम, इस चीज को भी आपको समझाना है। फिर उसके बाद बोला है अगला, ये तो हुआ चलो सीमेंट बन गया, इसमें एक चीज के बारे में नहीं दिया है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के बाद हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट टॉपिक को ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा नहीं कहीं पर। ठीक है, फिर आगे बोला है वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट, अलग अलग सीमेंट के कौन कौन से प्रकार हैं, उनका यूज क्या है, और किसी सीमेंट पर टेस्टिंग कौन कौन सी आप करेंगे। मतलब किसी भी मटेरियल की क्वालिटी सही है कि नहीं है जानने के लिए उस पर टेस्टिंग की जाती है, वो टेस्टिंग कौन कौन सी कैसे कैसे करेंगे उस पर भी पढ़ेंगे। फिर आता है कि टाइप में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है,
रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, लो हीट सीमेंट, व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, इतने ही टाइप के सीमेंट के नाम दिया है। लेकिन मैं आपको कुछ और सीमेंट के नाम भी बताऊंगा, उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में बोलता है प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट की प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज का मतलब कुछ खास नहीं है, इसमें सीमेंट के अंदर क्या क्या गुण होते हैं वो, उसमें से हाइड्रेशन भी इसमें एक गुण है, तो चाहे उसको वहां पढ़ लें चाहे यहाँ पढ़ लें, बातें की है, ठीक है ना। तो बड़ा ही कम टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे ताकि हम लोग समझ पाए चीजों को ठीक से, प्लस भविष्य के लिए भी तैयार हो पाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को ये बातें क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अब एक चीज पर ध्यान देते हैं, शुरुआत करते हैं इनको पढ़ने पर। किस पर? सबसे पहले हम लोग देखिए इसी क्रम में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रॉ मटेरियल, फिर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जब उस समय पढ़ाऊंगा अभी इसके थोड़ी देर बाद, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा जरूरी पॉइंट है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की यदि हम लोग बात कर लेते हैं इसमें आपका, तो सीमेंट क्या होता है? देखिए सीमेंट का सरल मतलब जो होता है, एकदम सिंपल मतलब, इसको कहते हैं क्या? बंधक पदार्थ। देखिए सीमेंट किसी भी उस पदार्थ को कह सकते हैं जिसके अंदर सीमेंटेशन का गुण हो। सीमेंटेशन क्या है? एक गुण जो बांधने का काम करता है। जानते हैं सीमेंट दो अलग अलग चीजों को आपस में बांध देता है, जोड़ देता है मजबूती से, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को जिसमें सीमेंटेशन का गुण हो उसको हम लोग सीमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिएगा यहाँ पे कि बंधक पदार्थ का मतलब ये सीमेंट जो हम लोगों का है उसमें ध्यान दीजिएगा, सीमेंट में क्या ऐसा मिलाया जाता है। तो आपको मैं एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा उस चीज का, जो आपके सिलेबस में तो नहीं दिया गया है, बुक में भी नहीं होगा, उसमें भी एक चैप्टर आप लोग का पहले हुआ करता था जो अब नहीं है, लाइम यानी चूना, ठीक है ना। ये जो है पहले होता था सिलेबस में, अभी ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर होता था पूरा। आपको मैं बता दूं, प्रकृति में नेचुरली जो अवेलेबल मटेरियल है उसमें अगर हम देखें तो सीधे समझ लीजिएगा कि चूना ही एकमात्र नेचुरल बाइंडिंग मटेरियल, ये क्या है? नेचुरल बाइंडिंग मटेरियल है। मतलब आपको सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, लेकिन आप चूना डायरेक्टली ले आकर के, मैं आपको एक हल्का सा हिंट कर दूं इसके बारे में, बिल्कुल परेशान होए बिना अगर वीडियो को आप देखें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं। मैं बता दूं, चूना जो होता है ना वो प्रकृति में मुक्त रूप से उपलब्ध बंधक पदार्थ है। यानी यदि आप चूने का पत्थर लें, जैसे मैं जब शुरू में स्टोन पढ़ाया था तो उस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, पीछे वाला धीरे धीरे पढ़ते हुए तब यहाँ पहुंचिएगा। जब मैं स्टोन पढ़ाया था तो मैं आप लोगों को बताया था कि उसमें पृथ्वी की अलग अलग लेयर जो होती हैं अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पे सिलिका, एल्यूमिना और चूना, इनकी भारी मात्रा पाई जाती है। इनके बाद आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा मतलब क्वांटिटी में होती है। तो मैं यदि साफ सुथरे शब्दों में यदि आपसे कहूं तो पृथ्वी पर चूना मिलता है, चूना पत्थर के रूप में, किसके रूप में? लाइम स्टोन के रूप में, जिसका मेन कंपोनेंट जो होता है वो कैल्साइट होता है। तो लाइम स्टोन आपको मिला, तो लाइम स्टोन के ले जाकर के आग में हम लोग जलाते हैं जब, तो देखिए लाइम स्टोन का जो फार्मूला होता है ना उसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। ये चूना पत्थर होता है, इसको हम लोग ले जाके जब जलाते हैं आग में तो यहाँ पर इसका कराते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। किसी चीज को आग में बहुत तेज जब जलाया जाता है ना तो उस प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन बोलते हैं या कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो ये ब्रेक करेगा किसमें? COO प्लस CO2 में। मतलब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का चूना पत्थर रहता है उसको आग में ले जाके हम लोग जलाते हैं लगभग 900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे, काफी ज्यादा तापमान है। 900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे जब हम इसको जलाते हैं तो जो निकलता है उसमें होता क्या ना कि गैस होती है CO2, वो उसमें से मुक्त होके ऊपर उड़ जाती है वायुमंडल में, और जो बचता है हमारे पास वो बचता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने का प्योर फॉर्म। हालांकि ये एकदम प्योर रहेगा तभी ये पूरा प्योर मिलेगा। मैं चूने को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता हूं, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि जो ये निकलता है ना यहाँ पे, ये हाईली रिएक्टिव मटेरियल है, हाईली रिएक्टिव मटेरियल है, यानी हाईली रिएक्टिव लाइम है। यानी ये एक तरह का ऐसा चूना निकलेगा जिसमें यदि पानी छिड़क दे तो ये जो होता है ना चटक के उबलने लगेगा, फट जाएगा, उस टाइप का। रात को जब भी चूना की पुताई वगैरह यदि आपके घर में कभी हुआ होगा या आपके पापा से पूछेगा कि पहले घरों में चूना पोता जाता था,
ठीक। तो इसकी पुताई की जाती थी, इसी को जब ये आग से जलने के बाद निकलता है, इसको रखा गया रहता है ना, तो ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है। अनस्टेबल का मतलब होता है ये अस्थिर रहता है, ये जानते हैं ऐसा था, इसको ब्रेक किए ना तो ये काफी अनस्टेबल है, ये चाहता है हम जल्दी से क्या हो जाए, जल्दी से बुझे। बुझने का मतलब समझते हैं, पानी दे दीजिए इसको, या फिर वापस से CO2 लेकर के धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पत्थर में बदल जाएगा। फिर तो हम इसको CO2 नहीं देते हैं, हमारे पास तो ये है, हम तुरंत इसमें ले जा करके CO में पानी मिलाते हैं इसमें, और तुरंत इसकी क्रिया बहुत तेजी से होती है, रिएक्शन, और होने के बाद यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है ना, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर ये सब आप क्या पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत हो, बस सुनते जाओ, अभी तुम बस सुनते जाओ, तुमको बिल्कुल परेशान नहीं होना, तुम्हारा सिलेबस नोट्स एकदम टू द पॉइंट रहेगा, बस कुछ थोड़ा सा सुनो ताकि तुम चीजों को पकड़ पाओ ठीक से। घबरा के भागना मत कि केमिस्ट्री पढ़, केमिस्ट्री नहीं है ये सारा सरल चीजें हैं। तो जब ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना, तो ये पेस्ट होता है। पेस्ट मतलब किस चीज का, ये किस चीज का पेस्ट होता है, ये होता है बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने को इंग्लिश में हम लोग स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड मतलब बुझा हुआ, या इसको हम लोग हाइड्रेटेड लाइम भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रेटेड लाइम। इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रेटेड लाइम, या फिर इसको स्लैग्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, बुझा चूना। तो एक चीज जान लो, जब बुझा चूना ले जाओगे और बुझे चूने को दीवार वगैरह पे पोतोगे, कहीं पर लगाओगे, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब तुम दीवार वगैरह पे लगाते हो ना, तो ये वापस से करता क्या है, जहां पे पोत दोगे, लगा दोगे, वहां पे धीरे धीरे वायुमंडल से ये CO2 लेता है फिर से, और वहीं पर जम के इसमें से H2O पानी फिर से गायब हो जाता है। पानी जब गायब होगा तो फिर ये क्या बचेगा, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पानी ही तो जुड़ा है, तो CO बचेगा, फिर CO2 से मिल करके, अरे H2O गायब तो बचा CO, और CO2 से मिलके ये फिर से कैल्शियम कार्बोनेट अपना बना लेगा। बात समझ रहे ना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो अपने पुराने फॉर्मेट में आ जाएगा, जैसे चला था वैसे ही आ जाएगा। लेकिन अब पहले ये पत्थर के रूप में था, अब ये दीवारों पर चिपका हुआ रहेगा। एक चिपका हुआ पत्थर ऐसा पत्थर है, मतलब उसको आसानी से आप हटा नहीं सकते। तो आप एक चीज समझ गए होंगे यहाँ पे ध्यान से, कि चूने में यह प्रक्रिया होती है। चूना प्रकृति में मुक्त रूप से उपलब्ध है, इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल बाइंडिंग मटेरियल। अब एक चीज और बताइए ध्यान से, जो मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे, क्या सीमेंट भी इसी तरह होगा? आपको मैं एक चीज बता दूं, थोड़ा सा यहाँ से हिंट कर दूं एक चीज, कि जानते हैं जब चूना को पानी वानी डाल के बुझाया गया, तो वापस से यदि हम लोग इसको लगाएं दीवार पे, तो ये वायुमंडल से CO2 लेगा धीरे धीरे, अब पानी इसमें से उड़ेगा तो पानी गायब होगा, CO2 मिलकर CaCO3 बना देगा। तो इससे एक चीज सिद्ध होती है कि चूने को जमने के लिए, हार्ड होने के लिए क्या चाहिए होगा, CO2 चाहिए होगा। चूने को हार्ड होने के लिए क्या चाहिए होगा, CO2 चाहिए होगा। एक चीज यहां पर बात बताइए जरा, CO2 यदि ना मिले तो, जैसे वायुमंडल में न रहे, पानी के अंदर कोई चीज बनाया, जैसे फाउंडेशन वगैरह पानी के अंदर बना दी, या फिर दीवार की भीतरी सतह में बना दी जहां CO2 नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर ये सेट ही नहीं हो पाएगा ढंग से, चूना जम ही नहीं पाएगा। तो क्योंकि इसको जमने के लिए CO2 चाहिए ही चाहिए। तो एक चीज जान लीजिए, इसके स्थान पे, ये तो प्योर लाइन था, हम लोग एक ऐसा चूना बनाते हैं जिसको जलीय चूना बोलते हैं। और जलीय चूना को बुझने के लिए, जलीय उसका नाम इसलिए कहा ही गया, मैं थोड़ा कम बोलूंगा चूने के बारे में, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं बोलने को, और तुमको बस इतने के लिए मैं बता रहा हूं कि तुम सीमेंट वाले टॉपिक को पकड़ पाओ, क्योंकि सीमेंट का बेस मटेरियल चूना है। सीमेंट जो बनता है, कई बार जेईई में क्वेश्चन पूछता है कि सीमेंट बनाने में, या पूछता है कि चूने पत्थर का मुख्य रूप से प्रयोग कहां किया जाता है, चूने पत्थर का मुख्य रूप से प्रयोग कहां किया जाता है, ये चीज पूछती है बार बार। तो आपको जवाब दीजिएगा, चूने पत्थर का बहुत बड़ा प्रयोग सीमेंट के उत्पादन में, यानी प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट में किया जाता है। क्लियर है? तो हमने ये समझा कि नॉर्मल जो चूना है उसको जमने के लिए CO2 चाहिए, लेकिन एक लाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोलिक लाइम, यानी इसको बोलते हैं हम लोग जलीय चूना। इसको क्या कहते हैं, जलीय चूना। और जलीय चूना क्या होता है, इसको जमने के लिए CO2 नहीं चाहिए, लेकिन ये प्योर चूना नहीं होता है। आपको लगेगा कि जो चीज जितनी प्योर होती है उतनी ही अच्छी, तो ये चीज जान लीजिए, चूने के मामले में ये बात गलत है। चूने में जितना ही चूना थोड़ा सा खराब रहेगा, उसमें
अशुद्धियां मिलेंगी उतना ही वो अच्छा रहेगा, वो पानी के अंदर बिना CO2 के भी जम जाता है। यानी जलीय चूने में 30% तक क्या होती हैं, 30% तक इसमें क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं। इम्प्योरिटीज का मतलब चूने के अलावा अन्य चीजें अशुद्धियों के रूप में, जिसमें होता है आपका एल्यूमिना और प्लस क्या होता है, सिलिका। एल्यूमिना और सिलिका मिला के इसमें अशुद्धियों के रूप में पाई जाती हैं, जिनसे जलीय चूना बनता है। ठीक है ना। तो एक चीज मैं और आपसे बताना चाहूंगा यहाँ पे, यानी हमारे लिए ज्यादा बढ़िया कौन सा चूना है, जलीय चूना। क्यों? क्योंकि इसको जमने के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए चूना हमारे लिए क्या है, बेहतर चूना है। क्लियर है पूरी बात, आप लोगों को समझ में आ रहा है पूरा मैटर। अब एक चीज यहां पर देखिएगा, सीमेंट कैसे बनता है। यानी सीमेंट भी कुछ इसी तरह से बनेगा, उसको भी जमने के लिए किसी CO2 की जरूरत नहीं होती है। सम कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस आर देयर, बट उसके लिए सामान्य बातें यदि मैं आपसे कहूं सीमेंट के अंदर की क्या खास बात होती है, तो आप जान लीजिए एक चीज कि सीमेंट के अंदर क्या होता है। तो सीमेंट क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, यदि इसके इंट्रोडक्शन की अब बात करें तो कुछ लगभग 60 से 65%, 60 से 65% चूनामय यानी इसको बोलते हैं हम लोग कैलकेरियस। ठीक है, कैलकेरियस का मतलब क्या होता है, चूनामय। 60 से 65% चूनामय और बाकी 30 से 35%, 30 से 35%, ठीक है ना, या 35 से 40% कह लीजिए, 35 से 40% तक क्या, मृतिकामय पदार्थ। मृतिकामय का मतलब होता है आर्गिलेसियस, इसमें क्या रहता है, आर्गिलेसियस। ठीक है, आर्गिलेसियस मटेरियल को आपस में मिला करके सीमेंट का निर्माण किया जाता है। सीमेंट के इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बोला, 60 से 65% चूनामय पदार्थ। चूनामय पदार्थ का मतलब होता है कि समुद्री घोंगे, शंख, उसके अलावा चूना पत्थर, यानी तमाम चीजें जिसमें कैल्साइट, यानी कैल्साइट का मतलब होता है, जब स्टोन पढ़ाया तो मैं बताया था कैल्साइट इज द मिनरल विच इज फाउंड इन लाइम स्टोन इन मेजर क्वांटिटी। यानी लाइम स्टोन के अंदर भारी मात्रा में पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, ये होता है। जो बच्चे केवल अभी इसको पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या इसमें से एग्जाम आएगा कि नहीं आएगा, तो तुम एग्जाम टाइम की चिंता मत करो, उस समय सेशन दूसरा चलेगा, वो दूसरी बात हो गई। जो एक ही दिन में पढ़ के पास होना चाहते हैं उनका भी इलाज है मेरे पास, लेकिन जो लोग शुरू से ही जागरूक हैं और पढ़ रहे हैं, कृपया करके जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िए। थोड़ा दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, थोड़ी नई चीजें मिलेंगी, तब आप सीखेंगे कुछ। बाकी एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमेशा से हम लोग 1 ही 2 दिन में पढ़ा के करा देते हैं, वो कोई बात नहीं। तो जो लोग ऐसे पढ़ना चाहते हैं उनका भी भला, और जो लोग ये पढ़ रहे हैं वो अपना भला खुद कर लेंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको बताया कि सीमेंट एक तरह का पदार्थ है, बंधक पदार्थ है, जिसको 60 से 65% तक चूनामय और 35 से 40% मृतिकामय पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। सीमेंट की परिभाषा फिर से रिपीट कर दूं, सीमेंट एक तरह का बंधक पदार्थ है, कृत्रिम बंधक पदार्थ है, जिसमें 60 से 65% चूना और 35 से 40% तक मृतिकामय पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। क्लियर है। इसमें अब बात करते हैं हम लोग कि सीमेंट के अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं। सीमेंट के अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल्स, मतलब रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट, रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट यानी सीमेंट के लिए कच्चे पदार्थ, यानी सीमेंट के लिए क्या है, ये कच्चे पदार्थ। इनकी लिस्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। सीमेंट के लिए कच्चे पदार्थों की लिस्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, और वो सीमेंट के लिए कच्चे पदार्थ क्या होते हैं। तो इसमें एक चीज जान लीजिए, सबसे पहले नंबर पे आता है CaO, यही चूना जिसकी बात कर रहे थे। कितनी मात्रा होती है, 60 से 65% तक। इसमें कौन होता है, अभी थोड़ी देर तक यदि तुम बने रहे ना तो जल्दी ही तुमको जबरदस्त चीज भी इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा, मजा भी आएगा थोड़ी देर बाद। अभी थोड़ा सा डेटा, अब तुमको लग रहा होगा कि ये सब तो याद करने वाली चीजें हैं, चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद तुमको सब समझ में आने लगेगा, थोड़ी देर बाद तुमको सब समझ में आने लगेगा। CaO की मात्रा 60 से 65% होती है किसके अंदर, सीमेंट के अंदर, यानी ये सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। बेसिकली यह है क्या, ये है चूना। ठीक है। दूसरा पदार्थ इसके अंदर भारी मात्रा में जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा आपका सिलिका। सिलिका ये है चूना, इसको CaO भी लिख सकते हैं, या फिर आप साफ शब्दों में इसको लाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपका सिलिका आता है। सिलिका का मतलब होता है सिलिकॉन का ऑक्साइड। ठीक है ना। सिलिकॉन का ऑक्साइड लगभग
17 से 25% इसके अंदर होता है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिलिका पार्टिकल। सिलिका पार्टिकल का मतलब होता है, इसको आप बालू समझ सकते हैं, एक तरीके से बलुई, बालू नहीं बलुई। तीसरी चीज इसके अंदर जो भारी मात्रा में है वो है आपका एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, यानी ये सब धातुओं का ऑक्साइड है, ये कैल्शियम का ऑक्साइड, ये सिलिकॉन का ऑक्साइड, ये आपका क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। इसकी मात्रा 3 से 8% तक सीमेंट के अंदर होती है, इसकी मात्रा 3 से 8% तक सीमेंट के अंदर होती है। अगली चीज आती है जिसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, इसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं, CaSO4 ही होता है। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला भी कई बार आप अच्छा कर लीजिए, CaSO4 इंटू 2H2O, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिप्सम। बात समझ रहे हैं, इंटू 2H2O फॉर्मूला है पूरा जिप्सम का। तो यहां पर इस मात्रा में पाया जाता है। इसकी मात्रा सीमेंट के अंदर देखिए वेरी करती है, कई बार इसको 2 से 3% बोलेगा, 3 से 5% तक भी बोल सकता है, बट 2 से 5% का ऑप्शन है, तो इसी के रेंज में कोई एक ऑप्शन होगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो तब की बात है, लिखने के लिए आप 2 से 3% इसमें कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम है फेमस नाम जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिप्सम। जिप्सम का इन सबका क्या क्या काम है सीमेंट के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सीमेंट का अंदर इन सबका क्या क्या काम है वो भी मैं आप सबको बताऊंगा। पांचवी चीज इसके अंदर जो मेजर में पाई जाती है वो है आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड यानी इसको बोलते हैं लोहे का ऑक्साइड, यानी आप जानते हैं आयरन का ऑक्साइड, Fe2O3 इसको बोलते हैं, और इसकी मात्रा लगभग 3 से लेके 4% तक होती है। क्या क्या कौन करता है उसकी बात भी बताएंगे। फिर उसके बाद अगला चीज आता है आपका मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया क्या करता है वो भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन इसकी मात्रा लगभग 1 से लेके 3% तक इसकी मात्रा होती है मैग्नीशिया की। और भी चीजें इसके अंदर हैं, जिसमें और भी चीजें आती हैं मैग्नीशिया के बाद। एक चीज होता है सल्फर, जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी थोड़ा याद करने वाला है दोस्त, थोड़ी देर में मजा आएगा, तुम देखना। ये SO3 होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्चुअली होता है, बट चलिए सल्फर ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये लगभग वही 1% से लेकर 2% तक ये भी इसके अंदर पाया जाता है सल्फर की मात्रा। और उसके बाद आता है लास्ट में कोई चीज, वो होती है एल्कालाइज। एल्कालाइज का मतलब क्या होता है, क्षारीय पदार्थ जो सीमेंट को खराब करते हैं, उत्पूलन उत्पन्न करते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा अप टू, मतलब इससे बढ़ना नहीं चाहिए, अधिक से अधिक 1% तक ये हो सकते हैं। सॉरी, तो मैं ये बता रहा था आपको कि लाइम कितना पाया जाता है, सिलिका कितनी पाई जाती है, एल्यूमिना है, कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम कितना पाया जाता है इसके अंदर, फिर आयरन ऑक्साइड है, उसके बाद मैग्नीशिया है, सल्फर है, अल्कालाइज है, ये कितने कितने पाए जाते हैं इसके अंदर, इनके बारे में पूरी बातें होगी। अब ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं सीमेंट के अंदर, कौन इसमें क्या काम करता है, तो यदि मैं काम को इनके उसके क्रम से ही यदि आपको बताता चलूं, तो इनका जो फंक्शन है उसके बारे में यदि हम लोग बात करें, इनका क्या फंक्शन है, इस पूरे में इनका क्या फंक्शन है, ठीक है ना। तो एक चीज जान लीजिएगा यहां ध्यान से, ये मेन कंपोनेंट है चूना। मैंने बताया था ना, मैंने बताया था कि देखिए बांधने का काम करने की शक्ति वास्तव में तो केवल चूने के अंदर है। सीमेंट असल में किससे बना है, चूने से ही बना है, चूना ही बेस है, क्योंकि 60-65% वही पाया जा रहा है, ठीक है ना। अब क्योंकि चूंकि केवल चूना होता तो वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता, उसके साथ 20 से 25% तक, 30% तक अशुद्धियां मिली रहती हैं। उन अशुद्धियों में क्या क्या है, सिलिका है, 17। देखिए मेन कंपोनेंट है चूना, चूना बंधक पदार्थ का काम करता है। इसकी मात्रा यदि चूने की इसके अंदर बढ़ा दिया जाए ना, तो थोड़ा सा देखिए चूने के अंदर एक गुण होता है कि पानी वाले डालने पे ये बहुत तेज फैलता सिकुड़ता है। सीमेंट में ये सब चीजें हम चाहते हैं कि ना हो, क्योंकि किसी चीज का आयतन यदि बेमतलब का बढ़ रहा हो, ठीक है ना, ये सब। अच्छा, ये जो सीमेंट है ना, वो एक तरह का सीमेंट है, नॉर्मल सीमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपीसी, नॉर्मल सीमेंट हम लोग बता रहे हैं, ये है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट जानते हैं, जैसे आपको मैं जनरली बोलूंगा कि इस चीज की सब्जी बनाइए, तो आप तो वही बनाएंगे ना, जब तक हम बोलेंगे नहीं चिकन बनाओ तो हम चिकन करी बना देंगे। लेकिन यदि हम कहें कि नहीं हमें बटर चिकन खाना है या हमें तंदूरी खाना है, तो फिर वो अलग चीजें जुड़ती हैं।
तो ये एक सामान्य सीमेंट जिसको बोलते हैं, अभी ये क्या है इस पर चर्चा मैं करूंगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की मैं बात कर रहा था। देखिए मैं थोड़ा सा अगर हिस्ट्री की बात करूं ना, सीमेंट के हिस्ट्री के बारे में, तो एक चीज मैं बता दूं, सीमेंट वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ना 1824 में ये जोसेफ स्पीडन एक व्यक्ति थे, उन्होंने सीमेंट का क्या किया, इन्वेंशन किया। किस जगह पे किया था, उस जगह का नाम है पोर्टलैंड। उस जगह का नाम क्या है, पोर्टलैंड। पोर्टलैंड वो प्लेस है जहां पहली बार सीमेंट को खोजा गया था, इसलिए उसके सम्मान में हम लोग सीमेंट का नाम ऑर्डिनरी सीमेंट न बोल करके ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, या फिर दूसरे भी कुछ सीमेंट में हम लोग पोर्टलैंड शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पोर्टलैंड वाज द प्लेस वेयर सीमेंट वाज इन्वेंटेड वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये छोटी सी हिस्ट्री के बारे में जानकारी थी जिसका आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, बट बताया इसलिए गया ताकि आपको पता रहे कि पोर्टलैंड शब्द कहां से आ रहा है। पोर्टलैंड वाज द प्लेस इन लंदन वेयर सीमेंट वाज इन्वेंटेड फर्स्ट। ठीक है, तो ये हम लोग जो इंग्रेडिएंट बता रहे हैं कि इतना इतना चीजें पाई जाती हैं, वो सामान्य ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं, या सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट की बात। यदि सीमेंट कुछ अलग तरह का होगा तो उसके इंग्रेडिएंट्स में बदलाव भी किए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए भी हम लोग लाइम की बात करते हैं हम लोग, तो लाइम 60 से 65% है, मेन कंपोनेंट है, और ये क्या है, ये बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है, बाइंडिंग करता है। लेकिन यदि चूने जो मैं बोल रहा हूं ना, वो सब आप एग्जाम में यदि पूछ दिया कि सीमेंट के सामान्य संघटकों को समझाइए, तो आपको ये सारे संघटकों को बता करके उनका क्या प्रकार है, यानी फंक्शन क्या, वो क्या करते हैं सीमेंट के अंदर। जैसे मैं बोलूं सब्जी के अंदर नमक का क्या काम है, तो आप कहेंगे ना कि नमक उसमें थोड़ा सा स्वाद लाता है, यदि नमक कम होगा तो सब्जी फीकी हो जाएगी। मसाला क्या करता है, वो उसको सब्जी को या फिर जो भी हम लोग बना रहे हैं उसको गाढ़ा करता है और उसमें फ्लेवर लाता है। ठीक है ना, देखो स्वाद दूसरी चीज हुआ, फ्लेवर दूसरी चीज हुआ, मसाले फ्लेवर चेंज करते हैं। ठीक है, तो हर चीज का अपना एक फंक्शन होता है। हल्दी क्या करती है, वो उसको एक कलर देती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों के अपने एक फंक्शन है। सीमेंट में जो चीजें पाई जा रही है उनका अपना भी एक काम है। जैसे पहला जो है वो बेस मटेरियल है। अब आलू की सब्जी में आलू का क्या काम है, अरे आलू बेस है भैया, तो बेस का काम करता है कौन, सीमेंट में लाइम जो है वो बेस का काम करता है। सिलिका क्या काम करता है, ये उस बेस को थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, यानी सीमेंट के अंदर जो जमने के बाद जब कड़ा होता है सीमेंट, पहले तो नरम रहता है पानी मिलाने पे, धीरे धीरे कड़ा होगा। देखिए पानी मिलाने पर क्या होगा, इसी यही प्रक्रिया टेक्निकल है सीमेंट के अंदर। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये सब बच्चों वाली चीजें हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा जब मैं आपको हाइड्रेशन के बारे में पढ़ाऊंगा तब टेक्निकली आपका कपाट खुलेगा मैन्युफैक्चरिंग के बाद। अभी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे उसके बाद ही हम हाइड्रेशन में पहुंचेंगे, तो तब आपका कपाट खुलेगा। सीमेंट ही सबसे लंबा हो सकता है मैं पढ़ाऊं, भले ही आपके में कम दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में इसको जानना जरूरी है। ठीक है ना, बाद में आप मुझे दुआएं देंगे, अभी भले हो सकता है गाली दें। ठीक है ना, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस का मतलब होता है ये कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करता है सीमेंट के, जो भी चीजें बनेंगी उसको एक मजबूती देता है सीमेंट को। एल्यूमिना क्या करता है, इसको हेल्प्स इन सेटिंग, आपको अभी पता चलेगा, ये सेटिंग में मदद करता है। मैं हिंदी भी बोल रहा हूं, यह इसका कठोरता और सामर्थ्य प्रदान करता है, यह मुख्य घटक है और यह बांधने का काम करता है। यह इसके जमना और कठोर होना दो अलग चीजें हैं। सिलिका कठोर होने में मदद करता है, जबकि एल्यूमिना जमने में मदद करता है। जमने शब्द का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए किसी चीज को, जैसे सीमेंट को हम लोग पानी वानी में डाले, फिर उसको चिपका दिए जहां लगाना था ईंटों के बीच में, तो पहले हल्का सा ना, पहले वो सूखा होने लगेगा। सूखा होते होते वो ऐसा हो जाएगा कि पहले अगर ताजा ताजा फेंके हैं तो फिर वहां से हटा के कहीं और लगा दीजिए, लेकिन जब ताजा ताजा फेंकेंगे कुछ समय बाद वो सेट होगा ना, तो उसको फिर जब सेट हो गया लगभग कुछ समय बाद, वो समय क्या हो अभी बाद में मैं बात करूंगा, तो इस तरीके से यदि सीमेंट के ऊपर से अगर हटाते हैं हम, दूसरे जगह लगाएंगे तो फिर पकड़ेगा नहीं। एक बार सीमेंट सेट हो गया तो फिर उसको प्लेस को चेंज नहीं करना चाहिए आपको, और सीमेंट की सेटिंग आधे घंटे बाद स्टार्ट हो जाती है और वो 10 घंटे तक चलती है। यानी उसका प्रारंभिक जमाव काल, इनिशियल सेटिंग टाइम आधे घंटे और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होता है। शुरुआत के 30 मिनट के पानी डालें तो 30 मिनट के बाद वो सेट होने लगेगा। उसके पहले पहले उसको जहां रखना है रख लीजिए। 30 मिनट के बाद भी रखेंगे तो उतनी अच्छा पकड़ नहीं बनाएगा, लेकिन जैसे ही 10 घंटे हो जाएंगे वो बिल्कुल भी अच्छी पकड़ नहीं बनाएगा, बेकार हो जाएगा और दूसरे का नहीं चिपकेगा। अब वो हार्ड होना शुरू करेगा और मजबूत होने लगेगा। ठीक है ना,
तो शुरुआती दौर में जो सेट होने का काम कराता है सीमेंट को, वो कराता है कौन? एल्यूमिना। जबकि हार्ड होने पर कौन मजबूती देता है? सिलिका। ठीक है ना। अब कहेंगे सर पानी मिलाएं तो क्यों आधे घंटे रुका, तुरंत क्यों नहीं सेट होने लगा, तुरंत ही वो क्यों नहीं उसके अंदर जमा होने लगा? तो देखो, अगर हम लोग तुरंत पानी मिलाए तो जहां लगाना, जैसे मान लो छत पे लेके चढ़ना है, फिर वहां पलटना है, फिर बिछा उछा के उसको सही करना है, तो थोड़ा समय चाहिए ना हमको, ताकि उसकी सेटिंग तुरंत ना शुरू हो। तो सीमेंट में प्रारंभिक जमाव को रोकने के लिए, यानी उसकी जमाव प्रक्रिया को धीमा करने के लिए एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। ये क्या करता है? टू इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करता है? ये बढ़ाता है, इसको बढ़ाता है ना, सेटिंग तुरंत शुरू हो जाए लेकिन टाइम को आधे घंटे तक बढ़ा देता है। ठीक है ना। तो इस पदार्थ को बोलते हैं हम लोग जिप्सम, और इसकी मात्रा सीमेंट के अंदर 2 से 3% तक होती है। ठीक है ना, जो नॉर्मल सीमेंट है। आयरन ऑक्साइड क्या करता है? ये थोड़ा तो आपको, लोहे का ऑक्साइड है तो थोड़ा तो स्ट्रेंथ देगा, प्लस थोड़ा इसके अंदर ये क्या देता है? कलर भी इंपार्ट करता है। सीमेंट के अंदर सीमेंट का जो कलर होता है वो लगभग किस कलर का होता है? ग्रे कलर का। तो ये स्पेशल ग्रे कलर कहां से आता है? किस वजह से आता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। मैग्नीशिया क्या करता है? मैग्नीशिया सीमेंट को थोड़ा सा वर्केबल बनाता है। ये इसको क्या करता है? वर्केबल बनाता है, और साथ में थोड़ा सा इसके अंदर क्या आता है? कलर भी इसका, उस कलर का खैर कोई बहुत मैग्नीशिया का रोल नहीं है कि मैग्नीशिया कलर के मामले में क्या करता है, ये थोड़ा हार्ड भी करता है। मैग्नीशिया क्या करता है ना, कम मात्रा में, पहले तो ज्यादा नहीं होना, ज्यादा करेगा तो एक नुकसान कर देगा, फिर वो एल्कलाइज की तरह काम करने लगेगा। इसका मुख्य काम यदि हम कहें तो थोड़ी मात्रा में यदि मैग्नीशिया उपलब्ध है तो ये थोड़ा हार्डनेस देता है, थोड़ा सा कलर दे देता है। ठीक है ना। लेकिन यदि ये ज्यादा मात्रा में क्या क्या देता है? ये वर्केबल करता है, प्लस थोड़ी सी हार्डनेस, थोड़ा हार्डनेस, और प्लस थोड़ा सा इसके अंदर लाइट कलर इसको प्रोवाइड कर देता है। अगर केवल आयरन ऑक्साइड रहता तो काला कर देता। मैग्नीशिया का पाया जाना ये 3 काम कराता है उससे, कलर, हार्डनेस एंड वर्केबिलिटी लाता है सीमेंट के अंदर। लेकिन अगर ये ज्यादा हुआ दोस्त ना तो नुकसान कर देगा। फिर सीमेंट क्या होता है ना, फूलने लगता है। पानी डालोगे, मैग्नीशिया रहता है ना, तो ये फूलेगा, एक्सपेंड करेगा, जहां लगाया हो वहां फूलेगा, तो स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकता है, या बाद में झड़ने की क्रिया इसके अंदर हो सकती है। फिर आता है सल्फर। सल्फर क्या करता है? देखो, सीमेंट हो या कोई भी पदार्थ हो, उसको हमेशा कैसा होना चाहिए? उसको होना चाहिए साउंड। साउंड मतलब क्या होता है? निर्दोष। इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, निर्दोष। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, बाकी ब्रिक वगैरह वाले में भी। निर्दोष का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई दोष ना हो, साउंड होना चाहिए। दोष का मतलब होता है कि बाद में झड़े टूटे, ये सब इसके अंदर ये सब गुण ना हो। तो इसको हम लोग मतलब ये करने के लिए साउंड वाला हिसाब किताब ये रहे, इसके लिए सल्फर की थोड़ी मात्रा जरूरी है। सल्फर की थोड़ी मात्रा इस सीमेंट को करता है मेक इट साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है? ये सीमेंट को थोड़ा सा निर्दोष बनाता है। बात सुना, मतलब अच्छा करता है, लेकिन एक्सेस हुआ तो फिर अनसाउंड कर देगा। यानी इसका एक्सेस मात्रा हुआ तो ये अनसाउंड कर देगा इसको। अनसाउंड का मतलब खराब करने लगेगा। अब ये अनसाउंड करेगा तो क्या होगा सीमेंट के अंदर, उस पर बातें भी करेंगे। सीमेंट खराब मतलब जम जाएगा, लेकिन बाद में वो झड़ेगा, गिरेगा, ड्यूरेबिलिटी खराब हो जाएगी। यानी साउंडनेस का जो सीधा लेना देना होता है ना, वो किससे होता है? ड्यूरेबिलिटी से। साउंडनेस का सीधा लेना देना जो होता है वो होता है ड्यूरेबिलिटी, मतलब स्थायित्व से। क्या सीमेंट लंबे समय तक चलेगा? कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये अंग्रेजी में पढ़ा रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, तो अगर वो इस लिखावट से परेशान है ना तो वो हिंदी में लिख सकते हैं। दूसरा, अगर वो इतनी सी लिखावट से भी परेशान है तो फिर भविष्य खतरे में है आपका, क्योंकि आपको पता चलेगा, अभी आपने एडमिशन लिया होगा तो आप देखिए, कोई आपको हो सकता है हिंदी में पढ़ा रहा हो, हिंदी का मतलब वो लिखता भी हिंदी हो, लेकिन वो आपके लिए घातक है। आप कमजोर बच्चों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। आप देखिए, हमेशा एक चीज जान लीजिए, चैनल पर भीड़ मैं जुटा सकता हूं शुद्ध हिंदी बोल करके, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप निकलें तो तोप निकलें। जब आप सिविल टेक सॉल्यूशन से जब निकलता है बच्चा ना, बहुत बच्चे नहीं निकलते हैं, जो निकलते हैं उनके पास खोपड़ी, नॉलेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब कुछ उनका हो चुका रहता है। तो अपने आप को ये समझिए कि केवल मैं पढ़ के पास होने नहीं आया,
मैं निकलूंगा तो एक अच्छी पर्सनालिटी निकलेगी, एक अच्छा व्यक्तित्व निकलेगा, जो जो समाज में जाएगा तो उसका एक अलग पहचान होगी। बात समझ आ रही ना? इसलिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी और हिंदी दोनों की ज्ञान, देखिए भाषा का ज्ञान, जरूर नहीं कि अंग्रेजी महान है, मैं कह रहा हूं दोनों की भाषा का ज्ञान रखिए, क्योंकि आपको बड़े बड़े इंजीनियर से बात करनी है साइड पे, छोटे मजदूरों से लेके बड़े इंजीनियर तक बात करनी है, और बड़े इंजीनियर्स को हिंदी समझ में नहीं आता है। जूनियर इंजीनियर वैसे डायरेक्टली इंग्लिश में काम नहीं करता है, वो हिंदी में भी कर सकता है, लेकिन जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं उनको हिंदी शब्द नहीं समझ में आते हैं। फिर आप नौकरी पा भी जाएंगे ना, तो अच्छे इंजीनियर से आप, अच्छा इंजीनियर आपसे बात ही नहीं करेगा। अच्छा इंजीनियर का मतलब आपके एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो हैं, या फिर जो सुपरविजन लेवल पे हैं, या सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं, वो सब आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आप उनके संपर्क में रहना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो केवल हिंदी नहीं, दोनों लेके चलिए, दोनों भाषा में पढ़िए। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं, ठीक है ना? ये सब इंग्लिश नहीं है, ये नाम है, और नाम क्या हिंदी क्या इंग्लिश, ठीक है ना? तो इस सल्फर का क्या काम करता है? ये मेक इट साउंड, मतलब सीमेंट को अच्छा बनाता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी को, यानी देखो मैं आज मजबूत हूं लेकिन कल रहूंगा कि नहीं, कल मेरी मजबूती बनी रहे, इसको कहते हैं कि ड्यूरेबिलिटी बनी है। तो ये सीमेंट के इंग्रेडिएंट हैं। अगर मैं इन पर सीधा सीधा बात करूं तो यदि ये हैं, ऐसा चल रहा है, तो सीमेंट बढ़िया रहेगा। यदि इनकी मात्रा बढ़ी तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा। अब लास्ट चीज आती है एल्कालाइज। एल्कालाइज का क्या मतलब होता है? ये सीमेंट की मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ क्षारीय पदार्थ होते हैं। क्षारीय मतलब इसके अंदर क्या होते हैं? रेह वगैरह, धूल, सॉल्ट, ये सब होती हैं जो बाद में सीमेंट को खराब करते हैं। इसलिए देखो, इनको हटा तो नहीं सकते हैं, मिट्टी से ही तो उठा रहे हैं सीमेंट वगैरह, मिट्टी और बालू से ही तो उसमें रहेगा ही, लेकिन इसकी मात्रा ये ध्यान रखें कि 1% से अधिक न होने पाए। किसी भी स्थिति में इसकी मात्रा 1% से अधिक न होने पाए। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग बात करेंगे यहां से, अगर इस टॉपिक को आप समझ चुके हैं तो आप ये जान गए होंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या अभी तक? इंट्रोडक्शन और रॉ मटेरियल्स ऑफ सीमेंट। अब हम बात करेंगे फ्लो डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, उसके बाद हाइड्रेशन वगैरह की बात करेंगे। ये बात मैं बता चुका हूं, हमने अभी तक ये दोनों टॉपिक क्या कर लिया, क्लियर। अब आता है क्या आपका फ्लो डायग्राम ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट का कैसे बनता है, सीमेंट इन पदार्थों को मिला के कैसे सीमेंट का निर्माण होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है उसके बारे में हल्का सा मैं आपको बता देता हूं। फ्लो चार्ट का मतलब होता है 1 by 1 उनको ब्लॉक के रूप में दर्शाना, कि पहले ये होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इनको बोलते हैं हम लोग फ्लो चार्ट ऑफ सीमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लो चार्ट ऑफ सीमेंट। बात समझ आ रही ना? अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैं मोटा मोटा आपको एक मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया समझा रहा हूं, ठीक है ना? फ्लो चार्ट में बाद में बनवाऊंगा, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन प्रक्रिया को बात करता हूं तो मैं हेडिंग बना लेता हूं यहाँ पे। क्या मैं हेडिंग बना लेता हूं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर का मतलब समझते हैं? निर्माण। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अभी मैं फ्लो चार्ट नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना? अभी मैं फ्लो चार्ट नहीं बना रहा हूं, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए बना रहा हूं। ये एग्जाम में नहीं करना है, ये समझाने मात्र के लिए। एग्जाम वाला तो भी बताएंगे, ठीक है ना? जस्ट टू अंडरस्टैंड, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम लोग केवल समझेंगे। अभी क्या हो रहा है, थोड़ी देर में आपको बात पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना? देखिएगा क्या होता है। अभी थोड़ी देर में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, जानते हैं सबसे पहले लिया जाता है किसको? मैं आपको समझाते समझाते यहाँ पे दिखाता चलूंगा। जब पूरा समझ जाएंगे ना तो फ्लो चार्ट बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, सीमेंट बनाने की दो प्रक्रिया होती है, एक होती है गीली विधि, एक होती है सूखी विधि। गीली विधि में हम लोग स्लरी को जला करके क्लिंकर बनाते हैं, सूखी विधि में हम लोग पाउडर को जला करके क्लिंकर बनाते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? मोटा मोटा जो मेथड है उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम फ्लो चार्ट में अलग कर लेंगे। एक चीज जान लीजिएगा, सबसे पहले लिया जाता है यहां से चूनामय पदार्थ। ध्यान समझिएगा, चूनामय पदार्थ लिया गया यहां से। कितना? इसको बोलेंगे आर्गिलेसियस मटेरियल। कितना? लगभग 65% के आसपास, ठीक है ना? इधर से लिया गया आपका मृतिकामय पदार्थ। इधर से क्या लिया गया? मृतिकामय पदार्थ यहां पर लिया गया। और जब चूना में पदार्थों को ले जाया गया ऐसे, तो कहीं चूना में मतलब वही लाइमस्टोन की बात करें, इनको जब ले जाया गया तो कहीं ना कहीं इनको ले जा करके क्रश किया जाएगा, यानी तोड़ा जाएगा। इनकी क्या की जाएगी? क्रशिंग की जाएगी, छोटे टुकड़ों में इनको तोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना? फिर इसके बाद इनको क्या लिया जाएगा? एक
चक्की होती है जिसको बोलते हैं धावन चक्की, हिंदी में बोलते हैं धावन चक्की, इंग्लिश में बोलते हैं वॉश मिल। धावन मतलब धोते हुए पीसने वाली चक्की, चक्की तो पीसती है लेकिन धोते हुए पानी मिला के पीसने वाला, पानी मिला के उसमें घोल बना रहा है, उसी को पीस भी रहा है। इसी तरीके से इसको ले जाते हैं वॉश मिल में, धावन चक्की में, और उसी समय इसमें हम लोग ले आते हैं क्या, मृतिकामय पदार्थों को भी। मृतिकामय पदार्थों के साथ 30 से 40% हम उसमें क्या ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, 30 से 40% पानी ऐड करते हैं। जब पानी ऐड करने के बाद यहां से हम लोग को मिलता है, देखो ये भी आया ढेला ढेला, इनकी भी क्रशिंग होगी, यहाँ पे इनकी भी क्या हो जाएगी, क्रशिंग हो जाएगी, यानी इनको भी कूट काट करके हम लोग बराबर कर देंगे, क्रशिंग इनकी भी हो जाएगी। क्रश होकर के फिर इसमें डाला जाएगा ढेला। ये वॉश मिल है, धावन चक्की है। धावन चक्की से जो निकलता है, इन दोनों को पानी मिलाएं, फिर इन 30 से 40% क्या है, यहाँ पे वाटर है, पानी है, ठीक है ना। इनको मिला करके जब हम यहाँ से लाते हैं ना, तो यहाँ से निकला, ये हम लोग प्लांट पर प्रक्रिया को समझ रहे हैं। अभी हम दूसरी बात बताएंगे, पहले तुम समझो। वॉश मिल से निकलता है घोल, उस घोल को बोलते हैं हम लोग क्या, स्लरी। स्लरी इसमें से निकला और वो जाता है स्लरी टैंक में। यहां से क्या निकली, यहां से निकला स्लरी, और वो स्लरी कहां गया, स्लरी टैंक में। स्लरी टैंक मान लीजिए 1 है, यहाँ पे पहला टैंक है। फिर यही स्लरी टैंक में यहाँ पे इकट्ठा हुआ, उसके बाद ये गया दूसरे टैंक में, टैंक 2। ये बहुत बड़ा, कभी सीमेंट बनाने की फैक्ट्री देखिएगा, बहुत दूर में फैला होता है, बहुत मतलब बहुत ही बड़े एरिया में फैला होता है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े साइलो होते हैं। साइलो समझते हैं, सीमेंट में जो कच्चे पदार्थ या फिर घोल वगैरह बड़े बड़े ड्रम लगे रहते हैं, उन ड्रम को साइलो बोलते हैं। टैंक बोलिए, या इनको दूसरा नाम हम लोग इनको क्या बोलते हैं, साइलो बोलते हैं। साइलो मतलब वो बड़ा बड़ा ड्रम जिसमें सीमेंट के कच्चे पदार्थों का या फिर घोल का एकत्रित करके रखा जाता है, उनको हम लोग साइलो बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग टैंक 2 में पहुंचे, यहां तो घोल पहुंचा है ना, देखो घोल बन के यहां आ रहा है, इसी में इकट्ठा हो रहा है। तो इस घोल को जब यहां भेज रहे हैं, तो इसी घोल में हम लोग कर रहे हैं इनकी टेस्टिंग एंड प्रपोर्शनिंग। टेस्टिंग एंड प्रपोर्शनिंग का मतलब क्या होता है कि इस घोल में हम लोग देखेंगे कि सीमेंट में जो बनाने के लिए चीजें चाहिए उसमें कुछ कम या ज्यादा तो नहीं है, तो टेस्टिंग एंड प्रपोर्शनिंग इसमें हम करेंगे। प्रपोर्शन मतलब होता है जांच और अनुपातन, इसको क्या बोलेंगे, जांच और अनुपातन। जांच करेंगे कि क्या चीज कितनी है, यदि कम या ज्यादा है तो हम इसको उसमें मिला देंगे, तो इसको बोलते हैं टेस्टिंग एंड प्रपोर्शनिंग, ठीक है। इसके बाद देखो अभी हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे, अब इसके बाद यहां से टैंक 3 में पहुंचेगा, टैंक 3 में, और ये एकदम तैयार स्लरी होगी, प्रिपेयर्ड स्लरी, यानी इसको बोलेंगे तैयार स्लरी है। तैयार स्लरी का मतलब होता है अब ये तैयार घोल है, इसका जांच अनुपादन करके एकदम मस्त हो गया है, ये घोल बन चुका है, ठीक है। अब इस घोल को हम लोग पकाएंगे, इनकी बर्निंग करेंगे। कहां, यहां से बड़ी बड़ी पाइप लगती है और इसमें स्प्रे करते हैं। स्प्रे मतलब पाइप के माध्यम से छोड़ा जाता है किसको, उस घोल को, किसके अंदर, घूर्णी भट्ठी के अंदर। घूर्णी भट्ठी क्या होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। घूर्णी भट्ठी इस टाइप से होती है, ये भट्ठी कुछ इस टाइप की होती है कि, समझिएगा, ये भट्ठी कुछ इस टाइप की होती है कि ये ना ऐसे रोटेट करती है, अपने एक्सिस पर ये रोटेट करती है, ऐसे घूमती रहती है। ये इसका अक्ष है, ये अक्ष है इसका, इस पर ये घूमती रहती है। इसकी लंबाई लगभग यहां से लेके 90 से लेके 120 मीटर, समझते हैं 100 मीटर की दूरी, आप समझते हैं कितनी दूरी हुआ ना, उतना बड़ा ये गोल सिलेंड्रिकल भट्ठी है। इसका डायमीटर यहां से यहां तक जो डाया है ना, मैं डाया बोलूं, इसका लगभग 2.5 से 3 मीटर इसका क्या होता है, डाया होता है, ठीक है ना। इसकी लंबाई 1 से, और ये ऐसे ढाल पर होता है, किस स्लोप पर होता है, 1/20 के स्लोप पे, मतलब 20 मीटर आगे जाके 1 मीटर अप, फिर 20 मीटर और 1 मीटर अप, यानी टोटल यदि 100 मीटर हो तो 5 मीटर ऊपर चला जाएगा। ऐसी एक घूमने वाली भट्ठी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, घूर्णी भट्ठी, या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रोटरी किन। इसको क्या बोलते हैं, रोटरी किन, यानी घूमने वाली भट्ठी। इस भट्ठी के अंदर हम लोग वहां से डालते हैं
और यहां पर होता है क्या, फ्यूल, यानी इसमें ईंधन प्लस कंप्रेसिबल एयर यानी संपीड़ित हवा और ईंधन यहां से डाला जाता है, यहीं जलती है आग। तो यहां का तापमान भट्ठी का बहुत ज्यादा रहता है, यहां तापमान कम रहता है। यहां पर तापमान कितना, 250 से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस, यहां पर लगभग 500 से लेकर के 700 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस। और ये तीसरा जोन जो होता है वहां लगभग 1400 से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। बात समझ रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा तापमान यहाँ होता है और यहाँ कम, फिर वहां उससे कम। जानते हैं जब स्लरी को उसमें डाला जाता है ना, मैं थोड़ा डिटेल में चला जाऊंगा तो मैं नहीं जाना चाहता हूं, नहीं तो मैं यहीं पर बहुत सारी चीजें आपको बता दूं कि विट्रिफिकेशन क्या होता है, क्यों ऐसा हुआ, तमाम सारी चीजें बता सकता हूं, बट मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि जरूरत नहीं है आपको। तो आप बस ये जानिए कि इतना चीज होता है, एक बार सुने रहेंगे तो कभी तो भविष्य में आपको पता चलेगा। जब यहां से ये चलता है ना, यहां से भट्टी से चला जब यहाँ पे, तो सबसे पहले तुरंत ये सूखता है, सूख करके छोटी छोटी पप, मतलब जैसे तुरंत पानी किसी का, इस जोन को जानते हैं, अच्छा ये कोई चैम्बर नहीं है, ये लंबा है, लेकिन लगभग हमने अपने अंदाजे से बांटा है कि वह क्षेत्र जिसमें ये तापमान होगा, देखो ये तापमान ऊपर नीचे भी होता, कोई ऐसे खाना नहीं बना इसके अंदर, चैम्बर नहीं है, इस क्षेत्र को कहते हैं हम लोग ड्राइंग जोन। इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग जोन। इस क्षेत्र में पानी पूरी तरह से सूख जाएगा तुरंत, 250 डिग्री सेल्सियस बहुत तापमान होगा, पानी पूरा सूख जाएगा। दूसरा क्षेत्र आया, उस क्षेत्र में पहुंचते ही ये पानी सूखने के बाद ना ये बदलने लगेगा नूडल्स में, ये नूडल्स यानी ग्रंथियों में बदलने लगेगा, नूडल्स में बदलने लगेगा। इसमें किसमें रहेगा, चिप्स में, चिप्स मतलब चपड़ी पट्टी के रूप में रहेगा। और ये नूडल्स आपस में फिर ऐसे रेसों से गुथ करके बदल जाएंगे किसमें, छोटे छोटे ढेलों में, जिनको बोलते हैं हम लोग क्लिंकर जोन। तो ये 3 तरह के जोन होते हैं भट्टी में, इसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग जोन, इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन जोन। कैल्सिनेशन जोन, ड्राइंग जोन में क्या बनता है, चिप्स, कैल्सिनेशन जोन में क्या बनता है, नूडल्स, ठीक है ना। और आपका क्लिंकर जोन में क्या बनेगा, क्लिंकर। क्लिंकर किसको बोलते हैं, जानते हैं क्लिंकर किसको बोलते हैं, तो क्लिंकर ना यही जो स्लरी घोल आया था वहां से वो छोटे छोटे ढेलों के रूप में आके ना यहीं से ऐसे लगता है गिरने, और जब ये ऐसे गिरता है ना तो इसको यहाँ पे बड़ा सा गड्ढा बना के सारे क्लिंकर को इसके अंदर क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ये एकदम लाल होके जल रहे होते हैं, हाई टेम्परेचर होता है इनको। फिर इनको धीरे धीरे यहाँ से कूलर लगा करके, कूलर से इनको ठंडा किया जाता है। क्लिंकर के जो पत्थर होते हैं उनकी साइज 5 mm से लेकर के 10 mm तक की साइज में ये क्लिंकर निकलते हैं। और ये क्लिंकर अब ठंडे हो जाएंगे, जब इनको धीरे धीरे ठंडा करना है, तेजी से ठंडा भी नहीं करना, नहीं तो सीमेंट खराब हो जाएगा। फिर इनको ले जाकर के पीसा जाता है, किसमें, फिर इनकी ग्राइंडिंग होती है, किसमें, ग्राइंडिंग के लिए जाएंगे अब ग्राइंडिंग। और ग्राइंडिंग में जानते हैं सबसे पहले जाते हैं ये बॉल मिल में। बॉल मिल में अभी मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, सुनते रहिए। बॉल मिल का मतलब होता है कि इसमें ना स्टील के बड़े बड़े बॉल होते हैं, उसमें क्लिंकर डाल के घुमाया जाता है, उसी से टकरा टकरा के पाउडर बनता है, मोटा मोटा पीस लिया जाता है, मोटी पिसाई, दरदरी दरदरी, कोर्स ग्राइंडिंग। क्या होता है इसके अंदर, कोर्स ग्राइंडिंग यानी मोटी पिसाई। फिर महीन पिसाई के लिए जाता है किसमें, ट्यूब मिल में। ट्यूब मिल मतलब गुलिका चक्की, बॉल मिल मतलब नहीं नलिका चक्की, बॉल मिल मतलब गुलिका चक्की, ट्यूब मिल मतलब नलिका चक्की। इसमें इसकी होती है फाइन ग्राइंडिंग। फाइन ग्राइंडिंग का मतलब होता है इसकी महीन पिसाई, मोटी पिसाई, महीन पिसाई, कोर्स ग्राइंडिंग, फाइन ग्राइंडिंग। सब बता रहा हूं हिंदी इंग्लिश। कोई भी चैनल तुम ढूंढ लोगे ना, तुमको इस तरह से दोनों भाषाओं में जानकारी नहीं मिल पाएगी, मेरा गारंटी नहीं मिल पाएगा। तुम सुनते जाओ, जब निकलोगे तो हवाई निकलोगे। ये इतने सालों का अनुभव है जो तुम्हारे सामने क्षणों में रख दिया जा रहा है, ये जान लो दोस्त। और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अगर इससे प्रभावित हो रहे हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। तो तुम्हारी डिमांड क्या होगी, तो कमेंट अच्छे अच्छे डालोगे तो उस हिसाब से हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो मजा आएगा तुमको। जो इंजीनियरिंग तुम पढ़ रहे हो ना वो सच में पढ़ना शुरू कर दो।
तो यहां से तुमने समझा यहाँ पे कि ट्यूब मिल से जब निकलेगा तो ये महीन पीस करके निकलेगा, और जब ये पिसाई होगी इसकी तो आप समझेंगे इस पिसाई के बाद ये निकलेगा और इसकी की जाएगी अब क्या, पैकिंग कर दी जाएगी, और उसके बाद इसको सप्लाई यानी भेज दिया जाएगा साइट पर काम करने के लिए, ठीक है ना। तो आप इसमें से कुछ चीजों को यदि आप देखना चाहते हैं कि नहीं सर ये है कैसा, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा दूं। देख रहे हैं ये सब कैसा हम लोग लेके चले थे, ऐसा काफी छोटा आपको दिख रहा होगा सब। तो मैं यहां से चीजों को समझाते गया हूं आपको, एक एक चीजों को यहाँ पे, एक एक चीजों को। जैसे सबसे पहले हमें चूना में पदार्थ, मृतिका में पदार्थ लिया, उसके बाद हम लोग इसको पीस करके कौन सी चक्की में, धावन चक्की में, फिर टैंक में इकट्ठा करके भट्टी में लेके। अभी यहाँ पर ना मैं कम बोला हूं इसलिए कि है नहीं तुम्हारे में, नहीं तो बेटा यहाँ मुझे मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, मैं रुका हूं, ठीक है ना। यहाँ पर ही कैल्सिनेशन जोन में ही सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में क्रिया करते हैं और कुछ 4 बॉब कंपोनेंट का निर्माण होता है, उन पर बात अभी करेंगे, ठीक है ना। इस दौरान कुछ सीमेंट के अंदर जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनके बारे में अभी बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद सीमेंट बना, फिर क्लिंकर ठंडा हुआ, उनको पीस करके बना दिया गया क्या, सीमेंट, ठीक है ना। तो ये थी ओवरऑल पूरी प्रक्रिया सीमेंट बनने की। मैं तुमको कुछ चीजें दिखा दूं, इसमें प्रयोग होने वाले जिन चीजों को तुमने पढ़ा उनके बारे में थोड़ा सा देख लो यहाँ पे कि तुम्हारा भट्टी कैसी होती। देख रहे हो रोटरी किन को, जो मैंने डायग्राम बनाया था, रोटरी किन मतलब घूर्णी भट्टी है, इसका डायग्राम देख रहे हो। यहां से स्टोरेज टैंक, वही स्टोरेज टैंक जिसमें स्लरी स्टोर हुई थी, वहां से देखो स्लरी इनलेट यहां से आया है, ये ड्राइंग जोन है, ये बर्निंग जोन है, ये यहाँ पर क्लिंकर जोन आता है, तीसरा जोन, ठीक है ना। अब यहां से देखो इस जगह पे एयर है, कोल डस्ट, फ्यूल मैंने बोला था, फ्यूल मतलब ईंधन। अब चाहे तुम कोल डस्ट डालो चाहे ऑयल डालो, तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पर देखो ईंधन डाला गया है, ये सब टिका, ये देखो हल्का सा ऐसे इंक्लाइंड दिखाई देगा तुमको। फिर यहाँ से क्लिंकर निकलेगा, ये कूल करेगा, इसको ठंडा करके कूलर से निकलेगा, यहाँ देखो क्लिंकर निकले। अब ये क्लिंकर को ले जा करके पिसाई करेंगे, ये चीज इसमें नहीं बताई गई, ये पूरा भट्टी का डायग्राम है, कौन सी, रोटरी किन का। अब इसी तरीके से अगर तुम थोड़ा सा देख लो तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ट्यूब मिल है, ट्यूब मिल समझते हो ना, इसके अंदर से देखो इनलेट किया जाए, इनलेट मतलब इसी के अंदर भरा जाएगा। यदि मैं तुमको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं, यहाँ पर यदि तुम देख पा रहे होगे तो यहाँ से वही जो क्लिंकर निकला है ना, वो ठंडा होने के बाद इसी में डाला जाएगा। यहाँ से ये घूम करके इसको यहाँ पटकेगा, फिर इसमें घूमेगा लगातार। स्टील के बॉल्स हैं, लोहे की गेंदें हैं, इसी में कोई चीज भर के घुमाओगे ना तो वो पाउडर में बदलना शुरू होगी, फिर धीरे धीरे बाहर आ करके इसमें जो पाउडर फॉर्म में बचेगा, ये देखो यहाँ पे चालनी लगी है, सील, इससे छन करके यहां से जो सीमेंट निकलेगा वो एकदम पाउडर फॉर्म में बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट आपका निकलेगा। कितना महीन पीसा जाता है, किस साइज के पार्टिकल हो जाते हैं, इन पर भी चर्चा होगी। मैंने कुछ चीजों को तुमको आज दिखाया, आज समझाया कि ये मशीनें इसमें प्रयोग होती हैं। इनका एक छोटा सा डायग्राम भी तुम लोगों ने देख लिया, जो मेन चीजें थी। लेकिन अभी बहुत सारी मशीनें बची हुई हैं, ये सब अभी बचा हुआ है, इनके बारे में बात अभी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगला लेक्चर आएगा कि नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम अपडेटेड पढ़ाया जा रहा है। आपकी जिम्मेदारी है, आप पढ़िए, इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और फिर देखिए हम और मेहनत करके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अगले लेक्चर, सीमेंट का अगले लेक्चर का इंतजार करिए। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।